हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 14 पादपों में श्वसन। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरे पिछले अध्यायों को नहीं देखे हैं वे मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और एंजॉय करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने काम को चालू रखते हैं। थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। अध्याय 14 पादप में श्वसन। हम सभी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, लेकिन जीव के लिए सांस लेना इतना आवश्यक क्यों है? जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है? क्या सभी जीवधारी, चाहे पादप हो या सूक्ष्म जीव, सांस लेते हैं? यदि ऐसा है तो कैसे? सभी जीवधारियों को अपने दैनिक जीवन में अवशोषण, परिवहन, गति, प्रजनन जैसे कार्य करने हेतु और यहाँ तक कि सांस लेने हेतु भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह सभी ऊर्जा कहाँ से आती है? हम जानते हैं कि ऊर्जा के लिए हम भोजन करते हैं, लेकिन ये ऊर्जा भोजन से कैसे प्राप्त होती है? यह ऊर्जा कैसे उपयोग में आती है? क्या सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों से समान प्रकार की ऊर्जा मिलती है? क्या पादप भोजन करते हैं? पादप यह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? और सूक्ष्मजीव इस ऊर्जा की आवश्यकता के लिए क्या भोजन करते हैं? उपरोक्त किए गए अनेक प्रश्नों से आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इनमें बहुत अधिक सामंजस्य नहीं है, लेकिन वास्तव में सांस लेने की प्रक्रिया एवं खाद्य पदार्थ से मुक्त होने वाली ऊर्जा की प्रक्रिया में बहुत अधिक संबद्धता होती है। हम यह समझने का प्रयास करें कि यह कैसे होता है। जीवन विधि के लिए आवश्यक सभी ऊर्जा कुछ बृहत अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है, जिसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। केवल हरे पादप एवं नीले हरित जीवाणु अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज एवं स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हरे पादपों में भी सभी कोशिका ऊतकों अंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। केवल वे कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है वे ही प्रकाश संश्लेषण करती है। चूँकि हरे पादपों में सभी अंग, ऊतक एवं कोशिकाएं हरी नहीं होती है, इसलिए इनमें ऑक्सीकरण के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसलिए खाद्य पदार्थ का अहरित भागों में परिवहन होता है। प्राणी परपोषित होते हैं, इसलिए वे अपना भोजन पादपों से परोक्ष या शाकाहारी या अपरोक्ष या मांसाहारी रूप में प्राप्त करते हैं। मृत जीवी जैसे कवक, मृत या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। यह जान लेना अति महत्वपूर्ण है कि जीवन में सांस हेतु आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में कोशिकीय सांस अथवा कोशिका में खाद्य पदार्थों के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा की क्रियाविधि तथा एटीपी के संश्लेषण को समझाया गया है। निसंदेह प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है ब्रैकेट यूकेरियोटिक में, जबकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन से कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ब्रैकेट वह भी केवल यूकेरियोट में। जबकि कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के कार्बन कार्बन आबंध के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना सांस कहलाता है। इस प्रक्रिया में जिस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसे श्वसनी क्रियाधार कहते हैं। प्रायः कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, किंतु कुछ पादपों में विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन, वसा तथा यहाँ तक कि कार्बनिक अम्ल भी श्वसनी क्रियाधार के रूप में प्रयोग में आ सकते हैं। कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनी क्रियाधार में स्थित संपूर्ण ऊर्जा कोशिका में एक साथ मुक्त नहीं होती है। यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित चरणबद्ध धीमी अभिक्रियाओं के रूप में मुक्त होती है, जो रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में एकत्रित हो जाती है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि सांस में ऑक्सीकरण द्वारा निकलने वाली ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आती है। यह संभवतः नहीं भी हो सकते, किंतु यह एटीपी के संश्लेषण के उपयोग में आती है तथा इस ऊर्जा की जब भी ब्रैकेट तथा जहाँ भी आवश्यकता होती है ये टूट जाती है। इस कारण से एटीपी कोशिका के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करती है। एटीपी में संचित ऊर्जा जीवधारियों की विभिन्न ऊर्जा आवश्यक प्रक्रियाओं
में उपयोग में आती है। सांस के दौरान निर्मित कार्बनिक पदार्थ कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण के लिए पूर्वगामी के रूप में काम आते हैं। 14.1 क्या पादप सांस लेते हैं? इस प्रश्न का कोई परोक्ष उत्तर नहीं है। हाँ, पादपों में सांस हेतु ऑक्सीजन या O2 की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इस कारण से पादपों में ऐसी व्यवस्था है जिससे ऑक्सीजन O2 की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। पादपों में प्राणियों की तरह गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते, बल्कि उनमें इस उद्देश्य हेतु रंध्र एवं वातरंध्र मिलते हैं। पौधे बिना श्वसन अंग के कैसे श्वसन करते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण यह कि पादपों का प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखता है। पादपों के एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। दूसरा कारण यह है कि पादपों में गैसों के आदान प्रदान की बहुत अधिक मांग नहीं होती। पादप में विभिन्न भागों में मूल, तना एवं पत्ती में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा बहुत ही धीमी दर से होता है। केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का अत्यधिक आदान प्रदान होता है तथा प्रत्येक पत्ती पूर्णतया इस प्रकार से अनुकूलित होती है कि इस अवधि के दौरान अपनी आवश्यकता का ध्यान रखती है। जब कोशिका श्वसन करती है, ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। तृतीय कारण यह है कि बड़े स्थूल पादपों में गैस से अधिक दूरी तक विस्तृत नहीं होती है। पादपों में प्रत्येक सजीव कोशिका पादपों की सतह के बिल्कुल पास स्थित होती है। यह पत्ती के लिए सत्य कथन है। आप यह पूछ सकते हैं कि मोटे काष्ठीय तनों और मूल के लिए क्या होता है। तना में सजीव कोशिका छाल एवं छाल के नीचे पतली सतह के रूप में व्यवस्थित रहती है। इनमें भी छिद्र होते हैं जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। भीतर की कोशिकाएं मृत होती है तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। अतः पादपों की अधिकांश कोशिकाएं की सतह हवा के संपर्क में होती है। यह पैरेन्काइमा कोशिका के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं, जो कि वायु रिक्तिकाओं के आपस में जुड़े हुए जाल रूपी रचना के कारण संभव होता है। ग्लूकोज के नियंत्रित संपूर्ण ऑक्सीकरण दहन से अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O के साथ ऊर्जा निकलती है, जिसका सर्वाधिक भाग ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। यदि यह ऊर्जा कोशिका के लिए आवश्यक है तो इसका उपयोग कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण में होना चाहिए। C6H12O6 प्लस CO2 उत्पाद के रूप में 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। पादप कोशिका इस तरह से भोजन बनाती है कि ग्लूकोज अणु के अपचय से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा मुक्त ऊष्मा के रूप में न निकल पाए। मुख्य बात यह है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक चरण में न होकर छोटे छोटे अनेक चरणों में होता है, जिनमें कुछ चरण इतने बड़े होते हैं कि इनसे निकलने वाली पर्याप्त ऊर्जा ATP के संश्लेषण में उपयोग में आ जाती है। यह कैसे होता है? वास्तव में यही सांस का इतिहास है। सांस की क्रियाविधि के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा उत्पाद के रूप में निकलती है। दहन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में भी जीवित रहती है। क्या आप ऐसी परिस्थितियों के बारे में या और जीवों में सोच सकते हैं जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है? विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि प्रथम कोशिका इस ग्रह पर ऐसे वातावरण में मिली थी जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। आज भी उपलब्ध सजीवों में हम जानते हैं कि कुछ अनाक्सी या ऑक्सीजन रहित वातावरण हेतु अपने को अनुकूलित कर चुके हैं। इनमें से कुछ विकल्पीय अनाक्सी हैं, जबकि कुछ के लिए अनाक्सी स्थिति की आवश्यकता अविकल्पीय होती है। हर स्थिति में सभी जीवों में एंजाइम तंत्र होता है जो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की सहायता से आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करता है। इस प्रकार ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। अब है 14.2 ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ग्लाइकोज अर्थात शर्करा एवं लाइसिस अर्थात टूटने से हुआ है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया गुस्ताव इम्बेडेन, ऑटो मेयर हाफ तथा जे प्रानास द्वारा दिया गया तथा इसे सामान्यतः EMP पाथ कहते हैं। अनाक्सी
जीवों में सांस की केवल यही प्रक्रिया है। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में संपन्न होता है और यह सभी सजीवों में मिलता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बदल जाता है। पादपों में यह ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषित कार्बन अभिक्रियाओं का अंतिम उत्पाद है। यह संचयित कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। सुक्रोज इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ये दोनों मोनोसैकेराइड सरलता से ग्लाइकोलाइटिक चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा फॉस्फोरीकृत होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉस्फोरीकृत रूप में समावीकरण द्वारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज के उपापचय के बाद के क्रम एक समान होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरण चित्र 14.1 में दर्शाए गए हैं। ग्लाइकोलिसिस में 10 श्रृंखलाबद्ध अभिक्रियाओं में विभिन्न एंजाइम द्वारा ग्लूकोज से पाइरुवेट का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरणों के अध्ययन के दौरान उन चरणों पर ध्यान दें जिसमें एटीपी का उपयोग या एटीपी ऊर्जा या संश्लेषण (इस मामले में NADH प्लस H+) होता है। एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। पहले चरण में जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन होता है तथा दूसरे चरण में एवं दूसरे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट में परिवर्तन होता है। फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट टूटकर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तथा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड या PgL बनाता है। जब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड PgAl पगल का 1,3-20-फॉस्फोग्लिसरेट BPGA में परिवर्तन होता है तो NAD+ से NADH प्लस H+ का निर्माण होता है। PgAl से 2 समान अपचयोपचय या रेडॉक्स 2 हाइड्रोजन अणु पृथक होकर NAD के एक अणु की ओर स्थानांतरित होता है। PgL ऑक्सीकृत होकर अकार्बनिक फॉस्फेट से मिलकर BPGA में परिवर्तित हो जाता है। DPGA का 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल परिवर्तन ऊर्जा उत्पादन करने वाली प्रक्रिया है। इस ऊर्जा का उपयोग ATP निर्माण में होता है। PEP का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन के दौरान भी ATP का निर्माण होता है। क्या तुम यह गणना कर सकते हो कि एक अणु से कितने ATP के अणुओं का प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद है। पाइरुवेट का उपापचयी भविष्य क्या है? यह कोशिकीय आवश्यकता पर निर्भर है। यहाँ 3 प्रमुख तरीके हैं जिसमें विभिन्न कोशिकाएं ग्लाइकोलिसिस द्वारा उत्पन्न पायरुविक अम्ल का उपयोग करती है। ये लैक्टिक अम्ल किण्वन, एल्कोहलिक किण्वन और ऑक्सीसांस हैं। अधिकांश प्रोकैरियोटिक तथा एक कोशिका यूकेरियोट में किण्वन अनाक्षिक परिस्थितियों में होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनने हेतु जीवधारियों में क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है, जिसे ऑक्सीश्वसन या सांस कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। चलिए चित्र में इसका देख लेते हैं, जो पढ़े हैं उस चित्र में। तो यहाँ देखिए ग्लूकोज 6 कार्बन वाला है, तो ATP से ADP में यहाँ परिवर्तन होगा। फिर वही ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अभी भी 6 कार्बन है। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर ATP से ADP, फिर फ्रुक्टोज 6-1,6 बाईफॉस्फेट, फिर ट्राइओज फॉस्फेट ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या ट्राइओज फॉस्फेट का डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन में। फिर ये ट्राइओज वाला NAD+ से NADH प्लस H+ के रूप में। फिर यहाँ 2 गुना ट्राइओज फॉस्फेट 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरॉल
3 कार्बन वाला ATP से ATP में, फिर 2 गुने यहाँ ट्रायोज फॉस्फेट, 3 गुने फॉस्फोग्लिसिक अम्ल, फिर 2 गुने 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल H2O निकलता है, फिर 2 गुने फास्फोइनोइल पाइरूवेट ADP से ATP में, फिर 2 गुने पायरुविक, वही 3 कार्बन वाला ग्लाइकोलाइसिस के चरण हैं। अब आगे बढ़ते हैं किण्वन। चौदह 14.3 किण्वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किण्वन में ईस्ट द्वारा ग्लूकोज को अनाक्षी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसमें अभिक्रियाओं के विभिन्न चरणों द्वारा पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। एंजाइम पायरुविक अम्ल डी कार्बोक्सिलेज एवं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। दूसरे जीव जैसे कुछ बैक्टीरिया पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये चरण चित्र 14.2 में दर्शाए गए हैं। प्राणी की मांसपेशियों की कोशिकाओं में शारीरिक अभ्यास के दौरान जब कोशिकीय सांस के लिए अपर्याप्त ऑक्सीजन होता है, तब पायरुविक अम्ल लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज द्वारा लैक्टिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। अब है अपचयी कारक NADH प्लस H+ होता है, जो पुनः दोनों प्रक्रियाओं में NAD के पावर प्लस में ऑक्सीकृत हो जाता है। दोनों लैक्टिक अम्ल तथा अल्कोहल किण्वन में पर्याप्त ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। ग्लूकोज से 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है और इसकी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग उच्च ऊर्जा बंध वाले ATP के निर्माण में नहीं होता है। अम्ल एवं अल्कोहल बनने वाली उत्पाद की प्रक्रिया खतरनाक होती है। ग्लूकोज के एक अणु से किण्वन के बाद अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनने के दौरान कितने शुद्ध ATP का संश्लेषण होता है, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस। यह श्वसन के प्रमुख पथ हैं। ग्लूकोज से ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर NAD प्लस से NADH प्लस H+, वहाँ से 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, फिर फॉस्फोइनोइल पायरुविक अम्ल, फिर पायरुविक अम्ल, फिर यहाँ NADH प्लस से H+ से NADH के पावर प्लस, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बनता है NADH प्लस H+ से NADH+। श्वसन के प्रमुख पथ हैं, देख लीजिए। के दौरान उपयोग में आने वाले ATP की संख्या घटाकर गणना करें कि कितने ATP का संश्लेषण होता है, ब्रैकेट बंद है। जब अल्कोहल की मात्रा 13% या अधिक होती है तो ईस्ट के लिए यह विषाक्तता एवं मृत्यु के कारण बनती है। प्राकृतिक किण्वन पेय में अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होगी? क्या आप सोच सकते हैं कि मादक पेय में अल्कोहल की मात्रा इसमें स्थित अल्कोहल की सांद्रता से अधिक कैसे प्राप्त की जा सकती है? वह क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इस दौरान मुक्त ऊर्जा कोशिकीय अपचय की आवश्यकता के अनुसार बहुत से ATP अणुओं का संश्लेषण करती है। यूकेरियोट में ये सभी चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं, जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीसास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा जिसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार का सांस सामान्यतः उच्च जीवों में मिलता है। हम इन प्रक्रियाओं को अगले खंड में पढ़ेंगे। अब है ऑक्सीश्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुवेट कोशिका द्रव से माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन किया जाता है। ऑक्सीश्वसन की मुख्य घटनाएं निम्नलिखित है। पायरुवेट का चरणबद्ध क्रम में पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत सभी हाइड्रोजन परमाणु पृथक होते हैं, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी मुक्त होते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणु की ओर आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ATP का संश्लेषण होता है। सबसे अधिक रोचक बात यह है कि इसकी पहली प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में संपन्न होती है, जबकि द्वितीय प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर संपन्न होती है।
कोशिका द्रव में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलिटिक अपचय द्वारा बनने वाले पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया की धात्री में प्रवेश करते हैं, जो ऑक्सीकृत कार्बोक्सिलीकरण की कॉम्प्लेक्स सामूहिक क्रिया द्वारा पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज अभिक्रियाओं में कई सह एंजाइम भाग लेते हैं, जैसे NADH+ तथा ए सह एंजाइम। पाइरुविक अम्ल CoA प्लस NADH+ Mg2+ पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज वही प्रेरक रूप में सब है। और उत्पाद है एसिटाइल CoA प्लस CO2 प्लस NADH+ H+। इस प्रक्रिया के दौरान पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं में उपचय से NADH के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ब्रैकेट ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से निर्मित होते हैं, ब्रैकेट बंद। एसिटाइल CoA चक्रीय पथ ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र में प्रवेश करता है, जिसे साधारणतया वैज्ञानिक हैंस क्रेब्स की खोज के कारण क्रेब्स चक्र कहते हैं। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, सिट्रिक अम्ल चक्र है ये। पाइरुवेट से CoA मिला NADH प्लस से NADH+ H+ CO2 निकला एसिटाइल कोएंजाइम A से 2 सिट्रिक अम्ल, फिर CO2 निकला NADH+ से NADH+ H+ अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल 5 कार्बन वाला, फिर CO2 निकला, फिर NAD+ से NADH+ H+, फिर GDP से GTP बना, फिर सक्सिनिक अम्ल, फिर FADH+ से FADH2, फिर मौलिक अम्ल, फिर NADH+ से NADH+ H+, फिर ऑक्सल एसिटिक अम्ल, फिर वही सिट्रिक अम्ल, ऐसे ऐसे होता चला जाएगा। अब है 14.4 का एक ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र TCA चक्र का प्रारंभ एसिटाइल समूह के ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल OAA तथा जल के साथ संघनन से होता है और सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम द्वारा होती है तथा CoA का एक अणु मुक्त होता है, तब सिट्रेट आइसोसिट्रेट में समाहित हो जाते हैं। यह डीकार्बोक्सिलीकरण के 2 लगातार चरणों के रूप में होता है। इसके उपरांत अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल तत्पश्चात सक्सिनाइल CoA का निर्माण होता है। सिट्रिक अम्ल के बचे हुए चरणों में सक्सिनाइल CoA OA या ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत होकर चक्र को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। सक्सिनाइल या CoA से सक्सिनिक अम्ल के रूपांतरण के दौरान GTP के एक अणु का निर्माण होता है। इस क्रियाधार स्तरीय फास्फोरिलीकरण कहते हैं। इन युग्मित अभिक्रिया में GDP में रूपांतरित हो जाता है तथा ADP से ATP का निर्माण होता है। चक्र में 3 स्थान ऐसे होते हैं जिसमें NADH+ का NADH+ H+ में अपचयन होता है और एक स्थान पर FAD+ का FADH2 में अपचयन होता है। TCA चक्र द्वारा एसिटाइल CoA कोएंजाइम्स अम्ल के निरंतर ऑक्सीकरण हेतु ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है, जो चक्र का प्रथम सदस्य है। इसके साथ साथ NAD+ तथा FAD+ का NADH एवं FADH2 से क्रमशः पुनरुत्पादन होता है। अतः सांस की इस अवस्था के समीकरण को संक्षेप में निम्नवत लिखा जा सकता है। देख लीजिए, पाइरुविक अम्ल प्लस 4 NAD+ FAD+ 2 H2O प्लस ADP प्लस PI माइटोकॉन्ड्रियल धात्री उत्पादन 3CO2 प्लस 4 NADH प्लस 4H प्लस FADH2 प्लस ATP। अब हम देख चुके हैं कि TCA चक्र में ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है। NADH+ H+ के 8 अणु, FADH के 2 अणु तथा 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि अभी तक सांस की चर्चा के दौरान न ही कहीं पर ऑक्सीजन का तथा न ही कहीं पर ATP के बहुत सारे अणुओं का निर्माण की चर्चा हुई है। अब संश्लेषित NADH
प्लस एच के पावर प्लस तथा FeDH2 की क्या भूमिका होगी। हमें अब समझना होगा कि सांस में ऑक्सीजन की भूमिका तथा ATP का निर्माण कैसे होता है। अब 14.4 इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र अथवा ऑक्सीकरणीय फॉस्फोरिलीकरण। सांस प्रक्रिया के अगले चरण में NADH प्लस H प्लस तथा FeDH2 में संचित ऊर्जा मुक्त एवं उपयोग में लाना है। यह तब संपादित होता है जब उनका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा होता है तथा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है तथा पानी का निर्माण होता है। अपचयी पथ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है, इसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ETS कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में TCA चक्र के दौरान NADH से बनने वाले इलेक्ट्रॉन एंजाइम NADH डिहाइड्रोजिनेज द्वारा ऑक्सीकृत होता है कॉम्प्लेक्स 1 ब्रैकेट में। तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन भीतरी झिल्ली में उपस्थित यूबीक्विनोन की ओर स्थानांतरित होता है। यूबीक्विनोन अपचयी समतुल्य FeDH2 द्वारा प्राप्त करता है ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स 2, जो सिट्रिक अम्ल चक्र में सक्सीन के ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न होते हैं। अपचयित यूबीक्विनोन ब्रैकेट यूबीक्विनोल इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम साइटोक्रोम C की ओर स्थानांतरित कर ऑक्सीकृत हो जाता है कॉम्प्लेक्स 3A। साइटोक्रोम C एक छोटा प्रोटीन है जो भीतरी झिल्ली की बाह्य सतह पर चिपका होता है, जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 तथा कॉम्प्लेक्स 4 के बीच स्थानांतरण का कार्य गतिशील वाहक के रूप में करता है। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, जिसमें साइटोक्रोम A3 तथा 2 तांबा केंद्र मिलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एक वाहक से दूसरे वाहक तक कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 द्वारा गुजरते हैं, तब वे ATP सिंथेज ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स 5 से युग्मित होकर ATP एवं अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP का निर्माण करते हैं। इस दौरान संश्लेषित होने वाले ATP अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर है। NADH के एक अणु के ऑक्सीकरण से ATP के 3 अणुओं का निर्माण होता है, जबकि FeDH2 का एक अणु से ATP की 2 अणु बनता है। जबकि सांस की ऑक्सी प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। प्रक्रिया के अंतिम चरण में ऑक्सीजन की भूमिका सीमित होती है। यद्यपि ऑक्सीजन की उपस्थिति अत्यावश्यक है, क्योंकि यह पूरे तंत्र से H2O या हाइड्रोजन को मुक्त कर पूरी प्रक्रिया को संचालित करती है। ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉनग्राही के रूप में कार्य करता है। प्रकाश फास्फोरिलीकरण के विपरीत, जहां प्रोटीन प्रवणता के निर्माण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग फास्फोरिलीकरण के लिए होता है, सांस में इसी प्रकार की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा ऊर्जा की पूर्ति होती है। फलस्वरूप इस कारण से हुई क्रियाविधि को ऑक्सीकारी या फास्फोरिलीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन तंत्र देखिए, ये वाला अंतर झिल्ली अवकाश है, ये आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली है या धात्री है। तो देखिए, यह पिक्चर दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 में क्या हो रहा है, अभी जो पढ़े हैं भाई। कॉम्प्लेक्स 2 में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स, यही सब है। देख लीजिए पिक्चर को, आगे बढ़ते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ATP संश्लेषण का चित्रात्मक प्रदर्शन दिया हुआ है। इधर बाह्य सतह है, भीतरी झिल्ली भीतरी माइटोकॉन्ड्रियल है, 2H प्लस पार कर रहा है इसमें से ADP PI से ATP अधात्री है। ये पढ़ते हैं। हाँ, झिल्ली से जुड़े ATP संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जिससे पिछले अध्याय के रसो प्रासरण परिकल्पना केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के आधार पर बताया गया है। जैसा कि पहले वर्णित है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5 की सहायता से ATP का संश्लेषण में होता है। यह कॉम्प्लेक्स 2 प्रमुख घटकों F0 एवं F1 से बनते हैं। F1 शीर्ष परिधीय झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर अकार्बनिक फॉस्फेट तथा ATP से ATP का संश्लेषण होता है। वैद्युत रसायन प्रोटॉन प्रवणता के फलस्वरूप 4H प्लस आयन आंतर झिल्ली अवकाश से F0 से होकर अधात्री की ओर गति करता है, जिससे एक ATP का संश्लेषण होता है। अब 14.5 श्वसनीय
संतुलन चार्ट प्रत्येक ऑक्सीकृत ग्लूकोज अणु से बनने वाले प्राप्त शुद्ध एटीपी की गणना करना अब संभव है, किंतु वास्तविकता में यह एक सैद्धांतिक अभ्यास ही रह गया है। यह गणना कुछ निश्चित कल्पनाओं के आधार पर ही की जा सकती है। यह एक क्रमिक सुव्यवस्थित क्रियात्मक पाथ है जिसमें एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार का निर्माण होता है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस से शुरू होकर टीसीए चक्र तथा ईटीएस के बाद एक आती है। ग्लाइकोलिसिस में संश्लेषित एनएडीएच माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, जहां उसका फास्फोरिलीकरण होता है। पथ का कोई भी मध्यवर्ती दूसरे यौगिक के निर्माण के उपयोग में नहीं आते हैं। श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है। कोई दूसरा वैकल्पिक क्रियाधार पथ के किसी भी मध्यवर्ती चरणों में प्रवेश नहीं करता है। हालांकि इस प्रकार की कल्पना सजीव तंत्र में वास्तव में तर्कसंगत नहीं होती है। सभी पथ एक के बाद एक नहीं बल्कि एक साथ कार्य करते हैं। पथ में क्रियाधार आवश्यकता अनुसार बाहर तथा अंदर आ जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार एटीपी का उपयोग हो सकता है। एंजाइम की क्रिया की दर को अनेक विधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फिर भी यह क्रिया करना उपयोगी है, क्योंकि सजीव तंत्र में ऊर्जा का निष्कर्षण एवं संग्रहण हेतु इसकी दक्षता सराहनीय है। अतः ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज में एक अणु से एटीपी के 36 अणुओं की शुद्ध प्राप्ति होती है। अब हम किण्वन तथा ऑक्सीश्वसन की तुलना करें। किण्वन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, जबकि ऑक्सीश्वसन में पूर्ण विघटन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। किण्वन में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल बनने के दौरान एटीपी के शुद्ध 2 अणुओं की प्राप्ति होती है, जबकि ऑक्सीश्वसन में बहुत अधिक एटीपी के अणु बनते हैं। किण्वन में एनएडीएच का एनएडीए प्लस ऑक्सीकरण मंद गति से होता है, जबकि ऑक्सीश्वसन में यह विक्रिया तीव्र गति से होती है। अब है एम्फीबोलिक पाथ। सांस के लिए ग्लूकोज अनुकूल क्रियाधार है। श्वसन में सभी कार्बोहाइड्रेट उपयोग में लाने से पहले ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि दूसरे क्रियाधार भी सांस में प्रयोग किए जा सकते हैं, किंतु तब वे सांस के पहले चरण में देख लीजिए। यहाँ श्वसन मध्यस्थता के दौरान विभिन्न कार्बनिक अणुओं का एवं जल में विखंडन को दर्शाने वाला उपचय पाठ्यक्रम में आपसी संबंध का प्रदर्शन। तो यहाँ देखिए वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है, यहाँ वसा से वसा अम्ल ग्लिसरॉल, फिर यहाँ डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। फिर यहाँ कार्बोहाइड्रेट से देख लीजिए सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, वही ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वही बनते बनते पायरुविक अम्ल, उससे तो पायरुविक अम्ल बन ही गया कार्बोहाइड्रेट, मतलब वसा से बन गया है कार्बोहाइड्रेट से, वही जो पढ़े हैं पायरुविक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम है। जल क्रेब्स चक्र स्टार्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल, फिर अमीनो अम्ल से पायरुविक अम्ल, फिर वही एसिटाइल कोएंजाइम से वही क्रेब्स चक्र जल कार्बन डाइऑक्साइड। तो हो गया, पिक्चर देख लीजिए। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। उपयोग में नहीं आता चित्र 14.6 को देखिए कि विभिन्न क्रियाधार श्वसन पथ में कहाँ उपयोग करते हैं। वसा सबसे पहले ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में विघटित होता है। यदि वसीय अम्ल सांस के उपयोग में आता है तो वह पहले एसिटाइल सह एंजाइम बनकर पथ में प्रवेश करता है। ग्लिसरॉल पहले पीजीएल में परिवर्तित होकर श्वसन पथ में प्रवेश करता है। प्रोटीएज एंजाइम द्वारा विघटित होकर अमीनो अम्ल बनाता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल विअमीनीकरण के बाद अपनी संरचना के आधार पर क्रेब्स चक्र के अंदर विभिन्न चरणों में प्रवेश करता है। चूँकि सांस के दौरान क्रियाधारक टूटते हैं, अतः सांस प्रक्रिया परंपरागत अपचयी प्रक्रिया है और श्वसन पथ श्वसनीय अपचयी पथ है। किंतु आप क्या इसे ठीक समझते हैं? ऊपर वर्णित है कि विभिन्न क्रियाधार ऊर्जा हेतु श्वसन पथ में कहाँ प्रवेश करते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये यौगिक उपरोक्त क्रियाधार बनाने के लिए श्वसनीय पथ से अलग होंगे। अतः पथ में प्रवेश करने से पहले वसा अम्ल जब क्रियाधार के रूप में उपयोग में आते हैं तो श्वसनीय पथ में उपयोग में आने से पूर्व एसिटाइल कोएंजाइम ए में विखंडित हो जाता है। जब जीवधारी को वसा अम्ल
का संश्लेषण करना होता है तो श्वसनीय पथ एसिटाइल CoA अलग हो जाता है, इसलिए वसा अम्ल के संश्लेषण तथा विखंडन के दौरान श्वसनीय पथ का उपयोग होता है। इस प्रकार से प्रोटीन के संश्लेषण एवं विखंडन के दौरान भी होता है। इस प्रकार विखंडन की प्रक्रिया कम करता है। सजीवों में अपचय कहलाती है तथा संश्लेषण उपचय कहलाती है। चूँकि श्वसनीय पथ में अपचय तथा उपचय दोनों ही होते हैं, इसलिए श्वसनीय पथ को एम्फीबोलिक पाथ कहना उचित होगा, न कि उपचय पथ, क्योंकि यह अपचयी एवं उपचयी दोनों में भाग लेती है। 14.7 श्वास गुणांक। अब सांस के दूसरे पक्ष को देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑक्सीश्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सांस के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का अनुपात को सांस गुणांक या श्वसनीय अनुपात कहते हैं। सांस गुणांक मुक्त हुई CO2 का आयतन, उपयोग में लाई गई O2 का आयतन। श्वास गुणांक सांस के दौरान उपयोग में आने वाले श्वसनीय क्रियाधार पर निर्भर करता है। जब कार्बोहाइड्रेट क्रियाधार के रूप में आकर पूर्ण ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो श्वास गुणांक 1 होगा, क्योंकि समान मात्रा में CO2 एवं O2 क्रमशः मुक्त होती है एवं उपयोग में लाई जाती है, जैसे कि समीकरण से स्पष्ट है। देख लीजिए, समीकरण में दिया हुआ है 6CH12O6 प्लस CO2, उत्पाद में 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। श्वास गुणांक R3 6CO2 ऊपर है और नीचे CO2 है, 1 है अनुपात। अब यहाँ भी देखिए, देख लीजिए, जब वसा सांस में प्रयुक्त होती है तो श्वास गुणांक 1 से कम होती है। वसा अम्ल ट्राइपामार्टिन के रूप में उपयोग में आता है, तब इसकी गणना निम्नवत होगी। जब प्रोटीन श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त होता है तब अनुपात 0.9 के लगभग होते हैं। यहाँ यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि सजीवों में श्वसनीय क्रियाधार अक्सर 1 से अधिक होते हैं, किंतु शुद्ध प्रोटीन एवं वसा श्वसनीय क्रियाधारों के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो यहाँ ये देख लीजिए, लगता है ट्राइपामार्टिन है 262, ब्रैकेट में है कार्बन 51, हाइड्रोजन 98 और O6 है, प्लस 145 O2, तो उत्पाद बना है 102 CO2 प्लस 98 H2O प्लस ऊर्जा। श्वास गुणांक है 102 CO2 बटा में 145 O2 0.7। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ गलती हो तो माफ़ी, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो मेरा हम लोग का लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब।